हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा वन क्वेश्चन है डे सीरीज का मैनेजमेंट के लिए फिफ्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। सेशन 5 है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम लोग सिलेबस से मैप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या लिखना है, क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए। एक रफ आउटलाइन हमें उससे मिलेगी एंड देन हम लोग उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना शुरू करेंगे, उसको समझेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव भी उस टॉपिक से आता है तो हम लोग उसको कर पाए। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड द बिग फाइव मॉडर्न इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक ले लिया, क्योंकि इस टॉपिक में इसके अलावा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोई आता है तो इसी आंसर के थ्रू हम लोग उसे कवर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, थ्योरेटिकल वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है आरबीआई ग्रेड बी 2025 नोटिफिकेशन में मैनेजमेंट का। पिछले 4 क्वेश्चंस में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका जो था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। पर्सनैलिटी की हम लोगों ने बात करी है। सिलेबस है हमारा पर्सनैलिटी, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इसी चीज को मैंने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर लिया है। तो एक क्वेश्चन के आंसर में पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन का पहले स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप्स के बाद उसका डिटेल्ड आंसर देखते हैं। आंसर हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें स्टेप 1 बताना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। सेकंड स्टेप्स है डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, क्या क्या होते हैं हमारे, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, सिचुएशन, 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे। फिर स्टेप 3 में हम लोग बिग फाइव मॉडल बताएंगे। बिग फाइव मॉडल क्यों, क्योंकि आंसर में खास तौर से पूछा है। बिग फाइव मॉडल हमारे इसे ओशियान मॉडल भी बोलते हैं, या ओशियन मॉडल भी आप इसे बोल सकते हो, OCEAN। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। फिर स्टेप 4 आता है हमारा एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है, यहाँ पे हम लोग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लिंक करेंगे टू जॉब परफॉर्मेंस, टीम वर्क और लीडरशिप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी लिंक पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू जॉब परफॉर्मेंस, टीम वर्क एंड लीडरशिप। फिर हमारा क्रिटिकल व्यू होता है। क्रिटिकल व्यू के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी लिमिट कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, मेंशन लिमिटेशंस। अभी जो लिमिटेशन रहेंगे हमारे क्रिटिकल व्यू की, ये फुली प्रोडिक्टिव नहीं है, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। ठीक है, फिर कंक्लूड करेंगे हम लोग अपने आंसर को। कंक्लूड कैसे करना है, बाय मेंशनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन मैनेजमेंट। अब क्योंकि पर्सनैलिटी अगर हमें पता होगी तभी हम उस पर्सन के अकॉर्डिंगली, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग मैनेजर डिसीजंस ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। तो ये सारा हमारा स्टेप्स हो गए। अब इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। आंसर में हमारा टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर सिचुएशन बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल आता है तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। Personality can be defined as the unique and relatively stable pattern of thoughts, feelings, and behavioral that distinguish one individual from another. क्लियर हुआ, पर्सनालिटी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियरल जो उसे किसी दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके अंदर पर्सन का एटीट्यूड, हैबिट्स, इमोशन और सिचुएशन में किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग जब बात करते हैं तो पर्सनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैनेजर समझ पाते हैं कि क्यों किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर अलग है सेम सिचुएशन में। सेम सिचुएशन में अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग तरह से डील करेंगे, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। आप ये नहीं मान सकते कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे रहें या बिल्कुल एक जैसा बिहेव करें। इट इन्फ्लुएंसेस जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, टीम वर्क एंड लीडरशिप। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी अगर होती है एज अ मैनेजर, अगर आप पर्सनैलिटी को ज्यादा अच्छे से एसेस कर पाते हैं तो ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करती है, जो स्टाफिंग का पार्ट है, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड क्रिएटिंग अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट। तो अब ये देखिए कि आपने एक और इंटीग्रेशन पढ़ा, पर्सनैलिटी की हेल्प से आप स्टाफिंग का काम कर रहे हो, है ना। अगर आप मॉडर्न मैनेजमेंट में पर्सनैलिटी को देख रहे हो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच में, तो क्लासिकल का जो आपका स्टाफिंग का पार्ट था, है ना, तो उसको आप रिलेट कर पाओगे यहाँ से कि स्टाफिंग में हमें पर्सनैलिटी चाहिए। अब इसमें के बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, सेकंड स्टेप, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताना है। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। क्या क्या होते हैं, मेनली 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी का। हेरिडिटी क्या बोलता है, ये वो जेनेटिक फैक्टर्स है जो कि कोई भी इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से लेकर आता है। जैसे फिजिकल अपीयरेंस हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, या फिर कुछ बेसिक ट्रेट्स जो कि
जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सेकंड आता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर फैमिली, कल्चर, एजुकेशन, सोशल क्लास और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ये आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा कैसी फैमिली में है, कैसा उसे कल्चर मिल रहा है, कैसी जगह उसे एजुकेशन मिल रही है, किस सोशल क्लास के अंदर उठ बैठ रहा है, और उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा सपोर्टिव फैमिली में पला बड़ा है तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। कल्चर का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज है इंडिया की, यहाँ पे हम लोग ज्यादा कोऑपरेटिव बिहेवियर देने की बात करते हैं। तीसरा आ जाता है सिचुएशन। सिचुएशन के अंदर क्या है कि वो स्पेसिफिक किन सर्कमस्टेंसेस से निकल रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, भगवान ने मेरे को अच्छी खासी जॉब दी है, अच्छे खासे स्किल्स दिए हैं कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। बट मुझे क्योंकि अपनी ग्रेड बी के टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, जब मेरा ग्रेड बी का मेंस और इंटरव्यू था। फर्स्ट टाइम पे मैंने सिर्फ फ्री क्लियर करा, मेंस में आउट हुआ। सेकंड टाइम पे मैं मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू भी आउट हुआ। तो मेरे को क्योंकि गाइडेंस नहीं मिली, तो वो एक तरह से मुझे सिचुएशन मिली। उस सिचुएशन ने मेरा बिहेवियर कैसा बनाया कि जब मैं अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पर आऊं, तो और कोई ऐसा बच्चा ना रहे जिसे गाइडेंस ना मिल पाए। अब मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकता, बट अपने चैनल के थ्रू जितने बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, और इन्फ्लुएंस इज द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, जितने बच्चों को गाइड करने की कोशिश कर पा रहा हूँ या मेंटोर करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो जो थर्ड पार्ट, जो मेरी सिचुएशन थी, मेरी सिचुएशन में मुझे जिस चीज की कमी मिली, मैंने कोशिश ये करी कि मैं किसी और को इस तरह की कमी से फेस ना होने दूं। तो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, कई बार क्या होता है, एक नॉर्मली काम पर्सन हाई प्रेशर में अग्रेसिव भी हो सकता है या क्राइसिस के अंदर। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हुए ना, इन तीनों फैक्टर्स को जब एक साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ये किसी की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। हाउएवर, जो पर्सनैलिटी है ये फिक्स नहीं हो सकती, एक्सपीरियंसेस के साथ कभी भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पता चले कि मेरे यूट्यूबर्स पीठ पीछे मेरी बुराई करते जा रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर्स का मतलब, जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर हमारे पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, बट वो महंगे महंगे कोर्सेज खरीद रहे हैं, तो शायद मैं उन लोगों को गाइड ना करूं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैंने टेलीग्राम ग्रुप से रिमूव करा। क्यों? क्योंकि वो गर्ल्स को डायरेक्टली डीएम कर रहे हैं मना करने के बाद भी। तो ये चीजें गलत हो जाती है। तो वहां पे मेरा एक रिएक्शन ऐसा आया कि जिन्हें मैं गाइड करना भी चाह रहा था, बट ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी मैंने उन्हें गाइड नहीं करा। तो इस तरह से हमारे ये तीन फैक्टर्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों फैक्टर्स की हेल्प से हमने किसी की भी पर्सनैलिटी ली। पहला फैक्टर क्या रहा? पहला फैक्टर हेरिडिटी रहा, जो उसको उसकी फैमिली के थ्रू मिला, जेनेटिकली मिला। दूसरा फैक्टर एनवायरनमेंट के थ्रू मिला, एनवायरनमेंट में वो कैसे कल्चर में रहा, कैसे एजुकेशन मिली, कैसे लोगों के बीच में रहा, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे। तीसरा उसका सिचुएशन के थ्रू रहा, जिसने उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे बिग फाइव मॉडल। बिग फाइव मॉडल को हम लोग ओशन मॉडल भी कहते हैं, ओशियान भी बोलते हैं, कैसे भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, वैसे ओशन की स्पेलिंग होती है ये, है ना। मॉडर्न थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं। इसमें 5 मेजर ट्रेट्स है, तो उन ट्रेट्स की शॉर्ट फॉर्म है ओशन। ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रोवर्जन, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीबलनेस, और एन स्टैंड्स फॉर न्यूरोटिसिज्म। ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है? People high in this trait are creative, curious, and open to new ideas. They like innovation and change. Consciousness क्या है? This refers to being responsible, organized, hardworking, and dependable. जो हाई कॉन्शियस पीपल होते हैं, दे आर गुड एट प्लानिंग एंड मीटिंग डेडलाइंस। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि खुद की जिम्मेदारी है। एक्सट्रावर्जन, जो एक्सट्रावर्ट्स होते हैं ना, दे आर सोशिएबल, टॉकेटिव, एनर्जेटिक एंड असर्टिव। दे एंजॉय इंटरेक्टिंग विद अदर्स एंड परफॉर्म वेल इन सोशल जॉब्स, जैसे मार्केटिंग की जॉब्स हुई, सेल्स की जॉब्स हुई। आप देखिए कुछ शॉपकीपर्स इतनी बढ़िया पिच करते हैं, भले ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। कपड़े की दुकान पर आप जाइए, दिल्ली में जो पालिका बाजार है, जनपथ है, सरोजनी नगर मार्केट है, यहाँ पर आप जाइए, आपको दिखेगा कि शायद 10th पास 12th पास लड़का भी नहीं होगा, बट उसके सेल्स स्किल इतने बढ़िया है कि आप 2 टी-शर्ट्स लेने जाओगे, 4 लेकर आओगे। एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस के अंदर क्या होता है, कि ये ट्रेट जो होता है ये कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, कंपैशनेट होता है, ट्रस्टिंग होता है। जो एग्रीएबल पर्संस होते हैं, दे आर गुड टीम प्लेयर्स, क्योंकि उन पे आप ट्रस्ट कर पाते हो, वो कोऑपरेटिव होते हैं। न्यूरोटिसिज्म, जिन लोगों का न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है, दे आर इमोशनली अनस्टेबल, एंशियस एंड मूडी। Those with low neuroticism, they are calm and emotionally stable even in difficult situations. तो ये जो 5 traits है ना पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए, इन्हें कॉन्टिन्यूस स्केल्स पे मेजर किया जाता है, और ये हर इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करते हैं एट डिफरेंट डिग्रीज। और ये जो डिफरेंट डिग्रीज हैं, ये भी टाइम और सिचुएशंस के हिसाब से, इनकी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी परमानेंटली किसी की भी फिक्स नहीं रहती है।
अब इसकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या एप्लीकेशन होती है पर्सनैलिटी की? जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, है ना? जॉब परफॉर्मेंस को भी, टीम वर्क को भी, लीडरशिप को भी। तो इन्हीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली लोगों को हायर किया जाता है अलग अलग तरह के रोल्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हाई कॉन्शियसनेस मिलती है तो उन्हें हम लोग बेटर जॉब परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा रिलायबल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर एक्स्ट्रा वर्जन होता है तो एक्स्ट्रा वर्जन के रोल्स, मैंने एग्जांपल भी दिया था, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो इस तरह के जो जॉब रोल्स हुए, जैसे सेल्स हुई, मार्केटिंग हुई, लीडरशिप हुई, नहीं यहाँ प्रेफर किया जाता है। एग्रीबलनेस वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टीम्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और टीम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हटाने में हेल्प करते हैं। ओपननेस, ओपननेस वाले जो लोग होंगे वो क्रिएटिव होते हैं, तो उन्हें एडवर्टाइजिंग या रिसर्च की फील्ड में डाल सकते हैं। लो न्यूरोटिज्म, लो न्यूरोटिज्म डिजायरेबल होता है जहाँ पे हाई स्ट्रेस जॉब्स होती हैं। हाई स्ट्रेस जॉब्स हमारी कैसी कैसी होती है, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जॉब हुई या क्राइसिस मैनेजमेंट की जॉब हुई। यहाँ पे लो न्यूरोटिज्म हम लोग प्रेफर करते हैं। कंपनीज पर्सनैलिटी टेस्ट कराती हैं कई बार ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, ताकि कैंडिडेट को जॉब रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग मैच कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीम वर्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज नीडेड है। कोई हमें आइडियाज के लिए ओपननेस वाले लोग चाहिए, कहीं पे हमें एग्जीक्यूशन के लिए कॉन्शियसनेस वाले लोग चाहिए, कहीं पर हार्मोनी के लिए हमें एग्रीबलनेस चाहिए। मैनेजर्स जो होते हैं, दे कैन ऑल्सो यूज दिस नॉलेज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज बेटर एंड improve लीडरशिप इफेक्टिवनेस। क्रिटिकली बात करें तो जो बिग फाइव मॉडल है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ये फुली प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज बिहेवियर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जो ओशियन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, वो पर्सनैलिटी तो असेस कर रहा है, बट देन ये हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वजह से। सेम पर्सन मे बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो मॉडल है ये बेसिकली वेस्टर्न स्टडीज पर है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर इंडिया और एशियन कल्चर में बात करें तो लिमिटेड है ड्यू टू द सोशल वैल्यूज। Personality tests, they can sometimes be faked by candidates. Moreover, labeling people strictly on the traits may lead to stereotyping and discrimination. इन सारे limitations के बाद भी ये मॉडल यूजफुल है जब हम इसको दूसरे फैक्टर्स के साथ अलाइन करते हैं। क्लियर है ये वाला आंसर? आगे चलते हैं। इसी आंसर में अभी इसका कंक्लूजन भी हमें देना है। नहीं, यहाँ तो हमने क्रिटिकल एनालिसिस दे दी, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन यहाँ पर छोटा सा ही है हमारा, कि जो पर्सनैलिटी है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में। इसके डिटर्मिनेंट्स को समझना और बिग फाइव मॉडल को समझना, इसकी हेल्प से मैनेजर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन चारों चीजों में हेल्प कर सकते हैं। पर्सनैलिटी की हेल्प से हम लोग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली उन्हें प्लेस कर सकते हैं, जहां पर जिस तरह का मोटिवेशन चाहिए, जिस एम्प्लॉय को वैसा मोटिवेशन देके, और अगर टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट कर सकते हैं। In today's dynamic organizations, proper use of personality knowledge leads to higher productivity, better employee satisfaction, and overall organizational success. Managers must treat personality as a tool for effective human resource management rather than a rigid classification. I hope अब ये आंसर क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को, इसके स्टेप्स को और इसके आंसर को ढंग से समझा होगा। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें अपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आएगा उसे किस तरह से हमें सोचना है कि आंसर कैसे करना है। एक बार हमने स्टेप्स अगर सोच लिए तो उसको, स्टेप्स को एक डिटेल्ड आंसर में कन्वर्ट करना। ये सैंपल आंसर वो है जो मैंने दिया है। इसके अलावा आपका भी अगर कोई अपना आंसर है, आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं खुद से, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करें, सो दैट हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए कि जब तक आपका एग्जाम होगा, हम पूरे सिलेबस में जो पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसे कर पाए। एक बार हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बैंक बन के रेडी हो जाएगा, तो फिर चाहे आप लोग आरबीआई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरबीआई 2027 या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आप लोगों के लिए ऐसा एक एक वीडियो आता रहेगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये मेरा मेन चैनल है विशवाइज का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की और बाकी भी जो वीडियोस आए हैं उन सब की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।